इट्स ओके स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक गिवन है। तो बेसिकली जो ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे भारत के संविधान में और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है यूएस के कॉन्सेप्ट से। कहाँ से लिया है? फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएस से, यूएसए से, मतलब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरोड किया है। इज दैट क्लियर? अब ये यूएसए में बात अलग है कि इनको फंडामेंटल राइट्स ना कह करके बल्कि राइट्स ऑफ बिल के नाम से जाना जाता है। राइट्स ऑफ बिल, जो यूएसए में राइट्स ऑफ बिल हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक डील्स करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं या सिटीजन्स के वो राइट्स होते हैं जो गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी आपके राइट्स प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब हम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटीड हैं। गारंटीड का मतलब होता है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई वायलेशन नहीं हो सकता है, ना कोई स्टेट और ना ही कोई जो है इंडिविजुअल, नीदर स्टेट नॉर इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गारंटीड वर्ड है, तो इस गारंटीड वर्ड का मतलब ये नहीं है जो कि मैं अभी कह रहा हूँ कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में, ऑफ कोर्स हर स्थिति, हर परिस्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं, अर्थात आप फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो स्टेट को एम्पावर करते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है या वॉर की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, अर्थात सस्पेंड भी हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो खैर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक डिस्कस किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल राइट्स को हमने का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? यूएसए के कॉन्सेप्ट से। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। तो बेसिकली आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है किसको? स्टेट को। बेसिकली डिफाइंस द स्टेट, ये राज्य की परिभाषा को बताता है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है क्या? बेसिकली राज्य की परिभाषा का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज। यहाँ पर इसको लोकल अथॉरिटीज, ऑल आर कवर्ड अंडर द स्टेट। ये सब की सब जो है क्या है? स्टेट हैं।
इनके बारे में हम कुछ केस से भी हम डिस्कस कर देंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केसेस में, कुछ केसेस में कुछ चीज़ों को स्टेट माना गया है, फिर कुछ को नहीं माना गया है, फिर बाद में जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्टेट मान दिया है। तो ऐसे जो है इश्यूएंस आए हैं, जो हम केस स्टडीज़ वगैरह करवाएंगे उस समय भी हम बता देंगे। ये बेसिकली स्टेट हैं, या सीधी सी बात, एक इंडिविजुअल पर्सन भी स्टेट हो सकता है व्हेन ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट। जब वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी स्टेट होता है। जैसे कि जस्ट सपोज अगर हमारा और इस ज़िले के डीएम से या एसडीएम से कोई इशू क्रिएट हो जाए और मुझे डीएम या एसडीएम के अगेंस्ट कोर्ट को जाना पड़े, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, तो वो केस किस तरीके से दर्ज होगा? वो केस होगा डॉक्टर वीके सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इशू तो हमारा किसके साथ है? एसडीएम के साथ या डीएम के साथ, लेकिन कोर्ट में केस जा रहा है डॉक्टर वीके सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिकॉज ऑफ जो डीएम है या एसडीएम है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। That's why they are representing the states. That's why the case will be against the state। तो डीएम और एसडीएम भी एक अपने आप में क्या है? स्टेट हैं। और ना केवल डीएम और एसडीएम, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता हो, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो एक जो है 4th क्लास कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो अपने आप में क्या होता है? स्टेट होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर स्टेट की परिभाषा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द स्टेट एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, ऑल आर कवर्ड अंडर द ऑल आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 12 एज स्टेट। ये स्टेट के तौर पर कवर है। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 12 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है। मीन्स आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस अबाउट प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस्ड अबाउट प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कमेंसमेंट कब हुआ, कब इनैक्ट हुआ, कब लागू हुआ? मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 से पहले देश में कोई कानून नहीं था या कोई संविधान नहीं था। कानून भी था। अब क्योंकि अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख लीजिए, एज आईपीसी जो है डील, आईपीसी कब की है? 1860 की, राइट। और सीआरपीसी जो था, दंड प्रक्रिया संहिता, वो 1872 की है। बात अलग है कि आज हमने उस सीआरपीसी में अमेंड करके उसको 1974 या 73 या 74 कर लिया है। इज दैट क्लियर? तो ये एक अलग बात है। लेकिन पहले भी तो कानून थे, पहले भी तो लॉज थे ना। कानून हमारा, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कानून तो पहले भी थे। तो ये आर्टिकल 13 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर डिस्कस करता है, जो कि किस तरीके से। आर्टिकल 13 क्लाज फर्स्ट, आर्टिकल 13 क्लाज फर्स्ट ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को डिस्कस करते हुए
ये कहता है कि वो सारे लॉज अर्थात वो सारे कानून जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अर्थात जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ खड़े हैं या उनके मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हैं, वो सारे के सारे लॉज होंगे वैलिड। मतलब ऑल द लॉज which respect the Indian citizens fundamental rights will remain valid। राइट, ये सारे के सारे लॉ जो है हो जाएंगे क्या, वैलिड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और द लॉज विच आर नॉट स्टैंडिंग विथ फंडामेंटल राइट्स will be invalid। वो सारे कानून जो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव होंगे, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करेंगे, वो सारे के सारे लॉज जो है क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आर्टिकल 13 क्लॉज फर्स्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में दो बातें करते हैं या दो बातें बताते हैं कि वो सारे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले थे, वो सारे के सारे कानून रहेंगे, लेकिन वो तभी तक वैलिड रहेंगे जब तक वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रिस्पेक्ट करेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहेंगे, तो वो सारे के सारे कानून रहेंगे वैलिड और लागू रहेंगे। और वो लॉज जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव होंगे, उनके अगेंस्ट हो गए, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहे होंगे, इन्फ्रिंज करते होंगे, तो वो सारे के सारे लॉज जो है क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, अर्थात शैडो हो जाएंगे, छिप जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स क्लाज फर्स्ट ये कहता है। अच्छा, जब आर्टिकल 13 क्लाज 2 की बात आती है तो एक चीज और हम बता दें, आर्टिकल 13 और वर्सेस आर्टिकल 368 इसको समझना होगा। ये आर्टिकल 368 जो है ये दिया है कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 20 में, और इस 20 पार्ट में केवल एक ही आर्टिकल दिया हुआ है, और ये आर्टिकल किसको करता है, एम्पावर्स। आर्टिकल 368 empowers the parliament to make new laws or to amend the कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो आर्टिकल 368 है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एम्पावर्स करता है किसको, पार्लियामेंट को शक्तियां देता है। और क्या शक्तियां देता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट नए कानून बना सकती है और संविधान में संशोधन कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर तो जब हमने आर्टिकल 13 क्लाज फर्स्ट पढ़ाया तब हमने 368 की बात नहीं की, लेकिन जैसे ही आर्टिकल 13 क्लाज 2 पढ़ाने जा रहे हैं वैसे ही हमने 368 पार्ट 20 पर भी डिस्कस कर शुरू कर दिया। क्यों डिस्कस को शुरू कर दिया, कि आपको यहाँ पर ये समझना होगा आर्टिकल 20 अंडर आर्टिकल 368
दिस इज द प्रोविजन और दिस वन आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक न्यू लॉज और टू अमेंड होल कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स आल्सो। मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अल्टरेशन कर सकता है, बदल सकता है, इवन देन संविधान भी बदल सकता है। इज दैट क्लियर? यहां तक इसको पावर दिया है। तो दूसरी तरफ आर्टिकल 13 क्लाज 2 क्या कहता है? दूसरी तरफ आर्टिकल 13 क्लाज 2 कहता है ऑफ कोर्स हमें पार्लियामेंट की शक्तियों से कोई परहेज नहीं है। पार्लियामेंट अगर पावरफुल है तो अच्छी बात है, और पावर आ जाए पार्लियामेंट का, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट नए कानून बनाए, संविधान को बदल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारा जो मूल संविधान है, जो मूल संविधान है, उस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स को छेड़े बिना अगर ये पार्लियामेंट कुछ कर सकती है तो बेशक करे। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन अर्थात मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसको जो है पार्लियामेंट बदल नहीं सकती है। ये जो है आर्टिकल 13 क्लाज 2 कहता है। सेकंड एक और बात कहता है आर्टिकल 13 क्लाज 2 कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, नए कानून बना सकती है, नए एक्ट लिखे, नया जो है संविधान बना दे, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून ड्रॉप्ट नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसा कोई बिल नहीं पास कर सकती है, ऐसा कोई जो है संशोधन नहीं करेगी जिससे नागरिकों के अर्थात भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। अर्थात पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कि वो ऐसा कोई कानून बनाए जिससे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 13 क्लाज 2 इसी की बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, वो नए कानून बनाए, नया संविधान बनाए या उस संविधान में कुछ भी अल्टरेशन कर ले, कुछ भी बदलाव कर ले, होल अमेंडमेंट कर दे, लेकिन ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट नहीं बना सकती है जिससे भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हों। राइट? मतलब मौलिक अधिकारों को हनन करने वाले ऐसे किसी भी कानून को पार्लियामेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। इस चीज को समझ में आया? इसके आर्टिकल 13 क्लाज 2 से रिलेटेड कुछ केसेस भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तब हम वहाँ पे बताएंगे कि कहाँ पर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में कहाँ पर क्लैश रहा है। क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट ये कहती है कि हम पावरफुल हैं और हम पावरफुल हैं तो हम कानून बना सकते हैं, तो आर्टिकल 13 कहता है ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू मेक न्यू लॉ, आपके पास कानून बनाने का अधिकार है, शक्तियां हैं, बट आप ये भी तो है कि आपको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है थ्रू आर्टिकल 13 क्लाज 2, ये आपको पहले से ही बता दिया गया है कि आप कानून जरूर बनाइए, लेकिन आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 13 क्लाज 2 ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और जिसका हमने जो है आर्टिकल 13 क्लाज जो है आर्टिकल 13 क्लाज 2 एंड आर्टिकल 368 पार्ट 20 के बीच में ये भी दिखा दिया कि हाँ ये इसके पास ये पावर है और इसके पास ये इसकी बात करता है। राइट? सेशन में बस इतना ही, और आप जो है बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।